अगला जो शब्द है वो शब्द है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी। इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, जिसे हम कहेंगे अन्वेषण तथा जांच। अन्वेषण तथा जांच। अन्वेषण जो होगा वो धारा 2 के खंड 1 के एल में, धारा 2 के खंड 1 के एल में, और जो जांच है वो धारा 2 के खंड 1 के में परिभाषित किया गया है। इंग्लिश में इसको कहते हैं इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन, और इसे कहते हैं इंक्वायरी। वैसे इंक्वायरी जो है पहले सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट के द्वारा ही की जाती थी, या मजिस्ट्रेट किसी को ऑथराइज करे। अब पुलिस अधिकारी के द्वारा भी इंक्वायरी की जाती है, ठीक है। तो वो इंक्वायरी न्यायिक नहीं होती, लेकिन इंक्वायरी मूलतः क्या होती है, न्यायिक प्रकृति की होती है। मूलतः क्या होती है, न्यायिक प्रकृति की होती है। तो इन्वेस्टिगेशन करने का पावर इसमें पुलिस अधिकारी को है, और जांच करने का पावर किसके पास है, वो पावर आपका मजिस्ट्रेट के पास है। तो सबसे पहले हम धारा 2 के खंड 1 के एल को देखते हैं, और वह अन्वेषण को क्या परिभाषित कर रही है। वह अन्वेषण को क्या परिभाषित कर रही है। इसके अलावा अन्वेषण के अंतर्गत वे सभी कार्रवाइयां सम्मिलित हैं। अन्वेषण के अंतर्गत वे सभी कार्रवाइयां सम्मिलित हैं जो इस संहिता के अधीन किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो मजिस्ट्रेट से भिन्न है, जो मजिस्ट्रेट से भिन्न द्वारा या मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाए। तो अगर हमने अन्वेषण की परिभाषा पढ़ी, तो अन्वेषण की परिभाषा से एक चीज स्पष्ट है कि पुलिस अधिकारी के द्वारा अन्वेषण किया जाता है। पुलिस अधिकारी के द्वारा अन्वेषण किया जाएगा, या तो कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे मजिस्ट्रेट क्या करे, प्राधिकृत करे। मजिस्ट्रेट जिसे अन्वेषण के लिए क्या करे, प्राधिकृत करे। लेकिन मजिस्ट्रेट इसमें शामिल नहीं है, लेकिन मजिस्ट्रेट शामिल नहीं है, लेकिन मजिस्ट्रेट शामिल नहीं है। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण चीज क्या है कि अन्वेषण का जो मूल उद्देश्य है वो भी इसी में परिभाषित कर दिया है, और वह अन्वेषण किस लिए होना चाहिए, साक्ष्य एकत्र करने के लिए। किस लिए होना चाहिए, कलेक्शन ऑफ द एविडेंस। और ये जो कार्रवाई अन्वेषण होगा वो साक्ष्य एकत्र करने के लिए, साक्ष्य एकत्र करने के लिए होना चाहिए। साक्ष्य एकत्र करने के लिए, साक्ष्य एकत्र करने के लिए किया जाना चाहिए। यही अन्वेषण का क्या है, मूल उद्देश्य है। यही अन्वेषण का क्या होना है, मूल उद्देश्य, अर्थात मेन ऑब्जेक्टिव। यही अन्वेषण का मूल उद्देश्य या ऑब्जेक्ट है। अब इंक्वायरी क्या होती है। अब इंक्वायरी क्या है वो देखिए 2 के क में। इंक्वायरी शब्द के अंतर्गत सभी कार्रवाई, लेकिन ऐसी चीज जो विचारण से भिन्न हो, ऐसी कार्रवाई जो विचारण से क्या हो, भिन्न हो। अर्थात विचारण से भिन्न हो, इसका मतलब यह स्पष्ट है कि इंक्वायरी भी क्या है, एक न्यायिक कार्रवाई है। इसका मतलब ये भिन्न मतलब है कि यह भी क्या है, एक न्यायिक कार्रवाई है, लेकिन वह न्यायिक कार्रवाई विचारण नहीं है। लेकिन वह न्यायिक कार्रवाई विचारण नहीं है। तो विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच अभिप्रेत है जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा की जाए। तो जो इस संहिता के तहत, किसके तहत की जाए, मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा।
यहां पर जो इंक्वायरी है वो न्यायिक होती है और इंक्वायरी करने का पावर सिर्फ मजिस्ट्रेट और न्यायालय को ही होता है। इसीलिए इंक्वायरी की प्रकृति क्या होती है, न्यायिक होती है। और अगर पुलिस के द्वारा कोई किया जाता है तो वो पर्पज होता है इन्वेस्टिगेशन, तो इंक्वायरी शब्द जो है इन्वेस्टिगेशन शब्द के अंतर्गत समाहित हो जाता है। तो इसीलिए कभी भी अगर आपको इस बात को लेकर कोई विवाद हो तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि इंक्वायरी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट और न्यायालय के द्वारा की जाती है, जो विचारण से भिन्न है और जिसका तात्पर्य है कि यह भी न्यायिक कार्रवाई है लेकिन विचारण नहीं है, लेकिन विचारण नहीं। हमेशा ये चीज अपने माइंड में याद रखिएगा। तो विचारण से भिन्न मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा की जाती है। अर्थात इंक्वायरी क्या है, न्यायिक है। अब देखें, जुडिशियल प्रोसीडिंग शब्द को भी परिभाषित किया गया है। यहां पर जुडिशियल प्रोसीडिंग शब्द को भी परिभाषित किया गया 2 के एम में, 2 के खंड 1 के एम में क्या परिभाषित किया गया है, न्यायिक कार्रवाई के अंतर्गत कोई ऐसी कार्रवाई आती है जिनके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकेगा। तो जिसके अंतर्गत क्या लिया जाता है, साक्ष्य वैध पर लिया जाता है। तो धारा 2 के 1 एम के तहत यह बात कही गई कि कोई भी न्यायिक कार्रवाई का निर्धारण किसके आधार पर होगा, शपथ के आधार पर। तो कोई भी कार्रवाई न्यायिक है या नहीं है, एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। तो ऐसी कार्रवाई आती है जिनके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप पर शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकेगा। तो न्यायिक कार्रवाई का मतलब होता है कि साक्ष्य जो है वो वैध रूप से या साक्ष्य के अनुक्रम में साक्ष्य जो है वह किस पर लिया जाएगा, शपथ पर। तो अगर किसी भी प्रकार का साक्ष्य शपथ पर लिया जाएगा या लिया जा सकेगा तो इसे ही हम क्या कहेंगे, न्यायिक कार्रवाई। इसे ही हम क्या कहेंगे, न्यायिक कार्रवाई। तो न्यायिक कार्रवाई में जब साक्ष्य शपथ पर लिया जाए, मैं गीता का कसम खाती हूं कि जो भी कहूंगी सत्य कहूंगी और सत्य के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, शपथ हो गया। तो अन्वेषण क्या है, पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जाएगा और इसका मूल उद्देश्य होता है साक्ष्यों को एकत्र करना, और अन्वेषण मजिस्ट्रेट के द्वारा नहीं किया जा सकता। मजिस्ट्रेट किसी को प्राधिकृत जरूर कर सकता है जो अन्वेषण की कार्रवाई कर सकता है, लेकिन स्वयं वह अन्वेषण की कार्रवाई नहीं कर सकता। दूसरी चीज मैंने आपसे ये कहा कि अन्वेषण का जो मूल उद्देश्य होता है वो साक्ष्य को एकत्र करना होता है। अब जो जांच होती है वो जांच विचारण से भिन्न है, अर्थात वो न्यायिक कार्रवाई ही है लेकिन विचारण नहीं है, और जो सिर्फ मजिस्ट्रेट और न्यायालय के द्वारा किया जाता है। तो ऐसी कार्रवाई को हम क्या कहेंगे, जांच कहेंगे। फिर मैंने आपसे कहा कि न्यायिक कार्रवाई का मतलब क्या होता है। तो धारा 2 के खंड 1 के एम में न्यायिक कार्रवाई से तात्पर्य है कि जब कोई साक्ष्य शपथ पर लिया जाए, जब कोई साक्ष्य शपथ पर लिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में वो क्या हो जाएगा, न्यायिक कार्रवाई। चले आगे। अब देखिए, एक शब्द आपसे और पूछा जाता है कि कौन सा शब्द डिफाइन नहीं किया गया है। तो आप याद रखिएगा कि विचारण जो शब्द है, विचारण शब्द को जिसे हम ट्रायल कहते हैं, विचारण शब्द को PNSS में परिभाषित नहीं किया गया है। विचारण शब्द को BNSS में परिभाषित नहीं किया गया है।
बीएनएसएस में परिभाषित नहीं किया गया है। अब देखिए, इसके अंतर्गत आपको बहुत सारी चीजें मिल गई। अन्वेषण और विचारण में अंतर भी क्या है ये भी आपको पता है। अगला जो शब्द है वो शब्द है विक्टिम, जिसे हम कहते हैं पीड़ित, जिसे शब्द कहते हैं विक्टिम अर्थात पीड़ित। पीड़ित शब्द कौन है? और ये भी धारा 2 के खंड 1 के वाई में परिभाषित किया गया है। कहां पर? धारा 2 के खंड 1 के वाई में परिभाषित किया गया है। पीड़ित शब्द का मतलब क्या है? पीड़ित शब्द का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति से अभिप्रेत है जिसे अभियुक्त के कार्य या लोप के कारण, जिसे अभियुक्त व्यक्ति के कार्य और लोप के कारण, कार्य और लोप तो जानते ही हैं आप लोग, किसी अभियुक्त व्यक्ति के कार्य तथा लोप के कारण। लोप का मतलब जानते हैं? लोप का मतलब जानते हैं? विधिक रूप से आबद्धता क्या है लोप के लिए आवश्यक है। तो मान लीजिए क नामक व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा है और वह अच्छा तैराक है, लेकिन वह तैरने जानने के बावजूद भी ख को डूबने देता है। तो क्या ऐसी स्थिति में उसने लोप किया और वहां पर ख पीड़ित व्यक्ति कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? विधि द्वारा आबद्ध होना चाहिए। तो विधि द्वारा आबद्धता क्या है? किसी लोप के लिए आवश्यक है। मतलब आपको कोई कार्य करना है और आप वो कार्य जानबूझकर नहीं करते। जैसे आपने दृष्टि जुडिशरी में लूट करने का एक विचार किया और इसके लिए एक पुलिस अधिकारी से कहा कि जब आपके पास सूचना जाए तो आप उसके आधे घंटे बाद आइएगा। तो ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी के द्वारा सूचना मिलने के बाद आधे घंटे बाद दृष्टि जुडिशरी में पहुंचना, ये क्या कहलाता है? पुलिस अधिकारी के द्वारा लोप। क्या हो गया? लोप हो गया। तो लोप का सीधा सा मतलब होता है कि ठीक उसी तरह जैसे कोई एक बालक है और उसके माता पिता को उसके बालक का पालन पोषण करने का क्या है? दायित्व है, और वह अगर उसके माता पिता भी उसके पालन नहीं करते तो वो भी क्या करते हैं? लोप करते हैं, और वो भी विधि के क्या है? अधीन है। ठीक उसी तरह अगर कोई पति है और अपनी पत्नी के भरण पोषण के लिए उत्तरदायी है और यदि वह उसका लोप करता है तो वह भी क्या है? दोषी है। तो दोष लोप के लिए आपका कार्य नहीं किया जाना या कार्य करना लेकिन जानबूझकर लेट में करना, ये समस्त चीजें क्या हो जाएंगी? लोप के अंतर्गत शामिल हो जाएंगी। तो जब मैंने पीड़ित शब्द की बात की तो मैंने बहुत स्पष्टता से आपकी परिभाषा में स्पष्ट किया है कि ऐसे व्यक्ति से अभिप्रेत है जो किसी कार्य या लोप के द्वारा या लोप के कारण कोई हानि या क्षति कारित हुई हो। कोई हानि या क्षति कारित हुई हो। कोई हानि या क्षति कारित हुई हो। हानि या क्षति कारित हुई हो। यदि हानि या क्षति कारित हुई है तभी वह पीड़ित के अंतर्गत शामिल होगा। लेकिन इसके अंदर देखिए, लेकिन इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं जो पीड़ित का संरक्षक है या विधिक वारिस भी है। और इसके अंतर्गत संरक्षक तथा विधिक वारिस दोनों ही क्या है? शामिल है। विधिक वारिस तो अपराध से कोई ऐसा कार्य या लोप अभिप्रेत है, कोई ऐसा कार्य या लोप अभिप्रेत है। तो अपराध के अंतर्गत कार्य और लोप दोनों क्या है? शामिल है। तो अपराध के अंतर्गत कार्य तथा लोप दोनों ही क्या है? शामिल है।
तो कार्य और लोप दोनों ही क्या है, शामिल हैं, तो ये क्या है, अपराध। तो कोई ऐसा या कार्य या लोप शामिल है जो तस्मय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया है, जो तस्मय प्रवृत्त किसी विधि के तहत क्या बनाया गया है, दंडनीय बनाया गया है। और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके संबंध में पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन कोई परिवाद किया जाता है। तो सीधी सी बात है कि कोई ऐसा कार्य या लोप शामिल है जो तस्मय प्रवृत्त किसी विधि के तहत, तस्मय प्रवृत्त किसी विधि के तहत दंडनीय बनाया गया है। और इसके अंतर्गत पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 में किया गया परिवाद भी शामिल है। पशु अत्याचार अधिनियम के तहत शामिल है। ये क्या आपका हो गया, अपराध। क्या हो गया, अपराध।